बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 to 6 आपके सारे चैप्टर्स जो हैं वो कवर करवा दिए गए हैं। तकरीबन चैप्टर नंबर 5 के कुछ लेक्चर्स जस्ट पेंडिंग हैं, वो आपको मिल जाएंगे। आज मैंने सोचा क्यों ना चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक नंबर 1 तारुफ से लेके टॉपिक नंबर लास्ट यानी कि 3.7 और 3.8 फालतू और कामयाब अशिया को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। हर टॉपिक के जितने MCQs पास पेपर के अंदर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल पेपर के अंदर आ जाएंगे आपकी, उन्हीं को हम तैयार करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं MCQs की तरफ। आपने वीडियो पूरी देखनी है। बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह कब मुतारिफ करवाई गई? पहला टॉपिक जो आपका तारुफ का टॉपिक है, उसके अंदर आपकी लाइन लिखी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी 1970 यानी 1970 के अंदर ये वाले टर्म दुनिया के अंदर इजाद हुई। एक ऐसा लफ्ज़ बना कि जिसे बायोटेक्नोलॉजी कहा गया और फिर वो एक फील्ड बन गई। तो आपने याद रखना है बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह 1970 यानी 1970 के अंदर मुतारिफ करवाई गई। जानदारों में होने वाले तमाम बायोलॉजिकल और कीमियाई अवामिल का मुताला क्या कहलाता है? यानी कि तमाम जानदारों के अंदर जो भी मामला चल रहे हैं, खाने का खाना और हज़म होना, ठीक है, हमारे खाने के टूट के एनर्जी बनना, इस तरह के सारे मामला जो जानदारों के अंदर, जानवर हो गए, पौधे हो गए, इंसान हो गए, उनके अंदर हो रहे हैं, इनकी स्टडी को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ये तीनों लाइनें पहले टॉपिक में ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगी और MCQs के लिहाज से 9 टाइम्स जो है ये पास पेपर के अंदर आया हुआ है, यानी 9 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स के अंदर ये MCQs पूछा गया है। अगर आप बुक के अंदर से टॉपिक वाइज स्टडी करते हैं तो हो सकता है आपकी नज़र से भी ना गुजरे ये MCQs, लेकिन इस तरह पास पेपर्स के अंदर से ये MCQs याद करने का ये फ़ायदा है कि आपको पता चल जाता है कि बोर्ड में ज़्यादातर ये MCQs आते रहे हैं और यही आपके इस साल भी आ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस हैं और वो आपको याद हो जाते हैं। अगला थर्ड MCQs आपका बायोटेक्नोलॉजी की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई, फिर से वही वाला 1970 में, 1970 में। तो ये एक दफ़ा रिपीट हुआ था, आपने याद रखना है। अब टॉपिक नंबर 3.1 जो सही से पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म क्या है, उसके बारे में ज़्यादातर MCQs आया हुआ है। चिकनाई के हाजमे का हतमी हासिल क्या होता है? और जब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करवा रही थी, मैंने बताया भी था कि जब आप चिकनाई खाते हैं, घी, मक्खन, मलाई, जब आप उसको हजम करते हैं तो वो बन क्या जाता है? जैसे आप रोटी खाते हैं वो बन जाती है कार्बोहाइड्रेट, इस तरह जब चिकनाई वाली चीज़ें ली जाती हैं तो वो ग्लेस्ट्रोल बन जाता है या फैटी एसिड बन जाता है। तो आपने याद रखना है चिकनाई के हाजमे का हतमी हासिल क्या होता है? ग्लेस्ट्रोल और फैटी एसिड्स। उसके बाद है वो कंपाउंड जिनके मिलने से फैट्स बनते हैं, यानी दो कंपाउंड को मिला दो, इकट्ठा कर दो और फिर फैट्स बन जाए। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है? यही कंपाउंड फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल। तो आपने याद रखना है, देखिए 15 टाइम्स 15 टाइम्स जो है ये MCQs बोर्ड पेपर में आया है कि कौन से दो कंपाउंड है जिनको हम मिलाएं तो वो फैट्स बनते हैं। उन दो कंपाउंड्स के नाम है फैटी एसिड्स और ग्लेस्ट्रोल। बुक के अंदर अगर आपने सारे टॉपिक भी याद किया ना, पूरा चैप्टर आपको याद है, तब भी ये लाइनें नज़र से नहीं गुजरी होंगी। इसी वजह से अच्छी बात होती है कि आप पास पेपर्स को नज़र मार लें पेपर से पहले, ना सिर्फ बुक पे ही डिपेंडेंट रहें। उसके बाद है फैट्स हज़म होते हैं। फैट्स कहाँ पे हज़म होते हैं? हर चीज़ के हज़म होने की लोकेशन होती है ना कि यहाँ जाके हज़म होती है। तो फैट्स जब आप खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, वो बन जाते हैं फैटी एसिड और ग्लेस्ट्रोल, ये तो आपको याद है। और वही कंपाउंड मिलकर फैट्स बनाते हैं, लेकिन वो हज़म होते हैं छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और उर्दू मीडियम वालों के लिए छोटी आंत। तो फैट्स जज्ब हो रहे हैं छोटी आंत में। 9 टाइम्स ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर्स में आ चुका है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी की मिकदार हासिल होती है। बार बार ये लाइन जो है वो मैंने देखी है, 15 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में ये लाइन दी भी गई है, तो 3.8 किलो कैलोरीज आपको एनर्जी के मिल रहे हैं। प्रोटीन के हजम होने का अमल कहाँ से शुरू होता है? जैसे फैट्स छोटी आंत में हजम होते हैं, जज्ब होते हैं, इसी तरह प्रोटीन मैदे से शुरू होती हैं। यानी प्रोटीन आपकी खाना होता है, मेन गोश्त हो गया, दालें हो गए, तो ये जो है आपके मैदे में जाती हैं डायरेक्ट। उसके बाद है ग्लूकोज क्या है? बताएं कि ग्लूकोज क्या है, एक किस चीज़ की फॉर्म है? तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, ठीक है, मीठा ग्लूकोज, ये आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इसलिए आप जो मीठी चीज़ें खाती हैं वो कार्ब्स बन जाती हैं। तो ये था आपका पेज नंबर 1, पहले 9 MCQs, इनको दोबारा एक नज़र देख लीजिए। आगे चलते हैं MCQs नंबर 10 की तरफ। तो एनाबॉलिज्म के बारे में उन्होंने पूछा है कि हमें एक ऐसा अमल बताएं जो एनाबॉलिज्म हो। तो ये आपने एनाबॉलिज्म की तारीफ याद किया तो आपको तब भी याद होगा कि फोटोसिंथेसिस ही वो अमल है जो एनाबॉलिज्म की मिसाल है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म की कितनी एग्जाम है? 2 एग्जाम है, तो आपने 2 के ऊपर टिक करना। याद है ना कौन कौन सी मिसाल है मेटाबॉलिज्म की? एक है जी कैटाबॉलिज्म, आपने माइंड में रखना है, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले दोनों। और सेकंड आप बताएं कमेंट के अंदर, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दोनों मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। उसके बाद आ गया अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
अमाइनो एसिड क्या चीज़ बनाते हैं, यानी एक अमाइनो एसिड मैंने लिया, एक और लिया, एक और लिया और एक और, 4 अमाइनो एसिड मिल गए। अब ये मिलके क्या बन गई, एक प्रोटीन, यानी 1P। तो इसी तरह जितने भी अमाइनो एसिड मिलाते जाएंगे प्रोटीन्स बनती जाएंगी। तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए ना, कि ब्लॉक्स जमा करते जाओ और प्रोटीन्स बनाते जाओ। तो अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। किस अमल में पेचीदा नामियाती मरकबात सादा मरकबात में तब्दील होते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वाले एमसीक्यूज कर रहे हैं तो उनके लिए आएगा कि इन विच प्रोसेस सिंपलर कंपाउंड्स आर टर्न्ड इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है, सिंपल कंपाउंड्स टूटे और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन जाए, वो कौन सा अमल है, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस है वो। सेल की एनर्जी का सबसे बड़ा माखज क्या है, सेल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, वो है प्रोटीन। जब तक प्रोटीन नहीं ना खाएंगे, दालें, गोश्त, सालन, तो आपके जिस्म को प्रोटीन मिलेगी नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी, चाहे आप बाकी मीठा खा लें, रोटियां खा लें या कुछ भी खा लें। तो सेल के लिए एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, प्रोटीन से। कैलोरी किसकी इकाई है, यानी कि जैसे हम अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो उसका एक यूनिट होता है ना, तो इस तरह कैलोरी किसका यूनिट है, एनर्जी का। अब हम ये नहीं कहते हमें इतने दर्जन एनर्जी मिल गई है खा के, हम कहते हैं हमें इतनी कैलोरी एनर्जी मिल गई है खा के, तो इस चीज़ को कहते हैं इकाई। तो कैलोरी का यूनिट क्या है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एनर्जी। यूनिट ऑफ कैलोरी इज़ एनर्जी। अब तमाम किस्म के प्रोटीन्स में मुख्तलिफ किस्म के डैश से बनते हैं, यानी ऑल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो किससे बनते हैं, किसी भी किस्म के जो है वो कंपाउंड से नहीं बनते, ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ना सल्फ्यूरिक, ना अमाइनो, तो कोई नहीं। आपने बताना है कि प्रोटीन्स को बनने के लिए सिर्फ अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, ठीक है, नहीं बल्कि एमसीक्यूज जो है वो गलत है, यहाँ 5 पेपर के अंदर गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो तमाम किस्म के प्रोटीन मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड से बनते हैं। ये हमारे ध्यान से गुजर गया, इन्होंने यहाँ पे गलत आंसर लगाया हुआ था। किस मुरक्कब की एक मिकदार 3.8 किलो कैलोरीज तवानाई मुहैया करती है, यानी कौन सी चीज़ है जो हम खाएंगे 1 ग्राम और हमें एनर्जी मिलेगी 3.8 किलो कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट। अब आप देखें दोनों एमसीक्यू सेम, एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है, 1 किलोग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी की मिकदार हासिल होती है 3.8 किलो कैलोरी। इसी एमसीक्यूज को उन्होंने घुमा के पूछ लिया कि कौन सी चीज़ है जो हम 1 ग्राम खाएं और हमें 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी मिले, तो आपने जवाब बताना है कार्बोहाइड्रेट। इसी एमसीक्यूज को अलग अलग तरीक़ों से पूछा है। तामीरी अमल कौन सा होता है जी, एनाबोलिज्म, और तकरीबी अमल कौन सा होता है, रेस्पिरेशन। आपने याद रखना है, एनाबोलिज्म और फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो होते हैं तामीरी अमल, और तकरीबी अमल होते हैं रेस्पिरेशन। ये आपने याद रखना है जब आप तरीक़े याद करते हैं, कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनके अंदर ये आपको खुद ब खुद याद हो जाता है। आगे आता है मेटाबोलिज्म के हिस्से हैं, बताया ना मेटाबोलिज्म कितने टाइप में, कितने अज्जा हैं, तो आपने बता देना है 2। 153 किलो कैलोरीज 1 ग्राम एनर्जी की मिकदार में पाई जाती हैं केला। देखें कितनी छोटी छोटी बातें उन्होंने पूछी हैं, जबकि बुक के अंदर इनका कोई तल्लुक भी नहीं, लेकिन फिर भी बोर्ड के अंदर ही आई हुई हैं। इसीलिए कहते हैं सिर्फ बुक का अगर आप चैप्टर याद करके पेपर में चले गए हैं, बैठ गए हैं, तो कई एमसीक्यूज ऐसे आते हैं जो कि बस इसी बुनियाद पे आ जाते हैं कि पिछले पेपरों में आए हुए हैं, एग्जामिनर वहीं से देख के आपको दोबारा छाप देता है वही। तो इसलिए यहाँ से अच्छी तरह याद करें। 153 किलो कैलोरीज मिलती हैं एक केला खाने से। अमाइनो एसिड्स के मिलने से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट का हतमी हासिल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें मिलती क्या है, शुगर मिलती है और एनर्जी मिलती है। तो ये थे आपके पहले 23 एमसीक्यूज। 3.1 टॉपिक के भी चल रहा है, 3.1 टॉपिक के 2 एमसीक्यूज रह गए हैं। आम दर्जा हरारत पर फैट्स होते हैं माया, यानी कि हम अगर थोड़ा सा दर्जा हरारत है, ठीक है, ज़्यादा मसला नहीं है, तो फैट्स माया बन जाते हैं। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं अगर आप घी का डब्बा खोलें तो वो लिक्विड ही होता है, लेकिन अगर आप सर्दियों में घी का डब्बा खोलें तो वो फुल जमा हुआ होता है। तो यही बात ही फैट्स के हसूल के ज़राए हैं। अगर हमें फ़ैट्स चाहिए, फ़ैट खाना है, तो हम क्या चीज़ लेंगे, जानवरों के गोश्त। तो फैट्स के हसूल के ज़राए हैं जानवर। ये था आपका टॉपिक नंबर 3.1 जिसका नाम था मेटाबॉलिज्म। आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3.2 एंजाइम्स की तरफ। एंजाइम्स अपनी नेचर में होते हैं प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर विटामिन या लिपिड्स, यानी एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स को कहते हैं। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट, आपने एंजाइम्स वाला क्वेश्चन दिया पूरा, उसको भी याद करना। और 7 टाइम्स आपके पास पेपर में आया हुआ है कि एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन। अमाइलेज डैश पर अमल करता है। अमाइलेज किस पे अमल करता है, स्टार्च पे। आपने याद रखना अमाइलेज ना एक एंजाइम का नाम है और वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के ऊपर ही वर्क करता है। अब वो अशिया जिन पर कोई एंजाइम अमल करता है इन्हें क्या कहते हैं, हर वो चीज़ जिस पे कोई एंजाइम जाएगा ना वो सबस्ट्रेट होगा। जिस पे पेन लिखता है उसे क्या कहते हैं, पेपर। इस तरह जिस पर एंजाइम जाता है उसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। समझ आ गई होगी बात। उसके बाद उन्होंने दोबारा इसी के अंदर एमसीक्यूज पूछा है, वो शहर जिस पर एंजाइम अमल कहलाता है वो कहलाती है। इनके एमसीक्यूज के आंसर उन्होंने गलत लिखे हुए, आई थिंक 8 टाइम्स एमसीक्यूज आया हुआ है। हर वो चीज़ जिस पर एंजाइम अमल करता है
उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। तो ये आंसर नहीं थे ठीक, उन्होंने बुक के अंदर गलत दिए हुए हैं। आगे आ जाए, खुराक के जिज़ा का जिस्म में जज्ब होकर जज्व बदन बनना कहलाता है। यानी सीधी सी उन्होंने आपसे एसिमिलेशन की डेफिनेशन पूछी हुई है। अगर आप टॉपिक खोलें 3.2 तो वहाँ पे टॉपिक आता है एसिमिलेशन, उन्होंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, तो उसका जवाब आपने लगा देना है। कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम नॉन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम्स, और जो नॉन एंजाइम्स होते हैं, नॉन प्रोटीन्स होती हैं, वो होते हैं कोएंजाइम्स। ये गोश्त को नरम करने के काम आता है। मतलब कि पॉपीन, ये एक एंजाइम का नाम है, उसका नाम है पॉपीन, और वो क्या करता है, गोश्त को नरम करता है। एंजाइम्स अपनी कीमियाई माहियत में क्या होते हैं, प्रोटीन। बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यूज हर पेपर में नजर आएंगे कि एंजाइम क्या होते हैं, क्या होते हैं। हर डट्टे में आपने ये बताना है एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद टॉपिक नंबर 3.3 की तरफ आ जाते हैं। का नाम है खून और इसके अफ़ाल। प्लाज्मा में खून को जमाने वाली प्रोटीन कहलाती है। यानी खून जो जमने वाली प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का क्या नाम होता है, फेब्रिनोजन। तो आपने याद रखना है वो प्रोटीन जिसकी वजह से खून जम जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फेब्रिनोजन। उसके बाद इनफरादी तौर पर कौन से ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर्स कहलाते हैं। यानी ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम किसी को भी दे सकते हैं, हर किसी को लग सकता है। डोनर्स होते हैं वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं पूरी दुनिया में यूनिवर्सली, इसलिए उसका नाम होता है ओ ब्लड ग्रुप वाले हर किसी को ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकते हैं और यूनिवर्सल डोनर्स कहलाते हैं। उसके बाद आ गया जी, खून से अगर ब्लड सेल अलग कर लिए जाएं तो जो बाकी बचेगा उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और 6 टाइम एमसीक्यूज आया है, 7 दफ़ा यह आया है कि प्लाज्मा में खून को जमाने वाली प्रोटीन का क्या नाम है, फेब्रिनोजन। अच्छी तरह इन तीनों को याद करें। ओ वाले जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। खून के इंजमात के लिए ज़रूरी है, यानी खून को जमाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, प्लेटलेट्स। जिनके प्लेटलेट्स कम होते हैं ना उनका खून जमता ही नहीं है बल्कि पतला हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। इसलिए खून के इंजमात के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, प्लेटलेट्स। खून के कौन से अज्जा गैसों की तरसील करते हैं, यानी खून के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे गैसेस ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सर से पाँव तक मूव करती रहती हैं, वो है रेड सेल्स। तो आपने याद रखना है खून के अंदर सारी चीज़ें तरसील यानी ट्रांसपोर्ट करते हैं रेड सेल्स। खून के ग्रुप्स कब बने थे कि ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ये सब कुछ कब ईजाद हुआ, 1902 में। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो 1902 साल के अंदर 4 दफ़ा पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया है। फिर से क्वेश्चन आ गया, प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लेटलेट्स का काम होता है खून का इंजमात करना, यानी खून को जमाना, ब्लड को फ्रीज करना। खून का माया हिस्सा, पानी वाला हिस्सा जिसमें ब्लड सेल्स नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। पहले भी यही क्वेश्चन आया आपसे, प्लाज्मा, ठीक है। और अब फिर से यही क्वेश्चन आ गया है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं। यहाँ पे भी आपसे प्लाज्मा के बारे में पूछा गया था। प्लाज्मा इस तरह भी लिखते हैं अलिफ वाला, और प्लाज्मा कभी कभी आपको इस तरह से लिखा हुआ भी आ जाएगा, हे वाला। आगे खून के कितने ग्रुप्स हैं बताएं जी। खून के 4 ग्रुप्स होते हैं, ए, बी और ए बी और ओ, ठीक है। कौन से प्रोटीन जिस्म को बीमारियों के खिलाफ मुदाफत फराहम करते हैं। अगर किसी को बीमारी लग गई है कोई, तो ऐसी कौन सी प्रोटीन होगी जिससे लेने से उसके जिस्म के अंदर मुदाफत आ जाएगी, लड़ने की ताकत आ जाएगी। उस प्रोटीन का नाम होता है एंटीबॉडीज़। जब भी कोई बीमार होता है तो हम क्या कहते हैं, इसकी एंटीबॉडीज़ वीक हो गई हैं, इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो आपने इसलिए याद रखना है। उसके बाद आते हैं जी, खून के वाइट सेल्स का फेल है। खून के वाइट सेल्स जो होते हैं उनका क्या काम होता है। खून के वाइट सेल्स का काम ही होता है मुदाफत पैदा करना, यानी बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करना। बीमारी तो हो गई है पर इंसान को कुछ नहीं होगा, वो चलता फिरता रहेगा क्योंकि उसके अंदर खून के वाइट सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल का काम क्या है, मुदाफ़ाती निज़ाम कंट्रोल करना, मुदाफत कंट्रोल करना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इम्यूनिटी। कौन सा ब्लड ग्रुप आलमी वसूल करना या यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, वो जो है वो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। उसके बाद आ गया खून के ग्रुप्स किसने दरियाफ्त किए थे। सबसे पहले किसने बताया था कि खून के ग्रुप होते हैं, 1902 में पता चला था कि खून के ग्रुप्स होते हैं। ये बात हमें पता है, साथ ये भी पता होना चाहिए कि किसने बताया, लैंड स्टीनर। आपने नाम याद रखना, साइंसदान था, उसका नाम था लैंड स्टीनर। उसने बताया कि खून के ग्रुप्स होते हैं। बीटी जीन पौधों में किसके खिलाफ मुदाफत पैदा करते हैं। बीटी जीन जो है ना वो एक जीन होती है, एक टीके का नाम है, वो अगर पौधों में लगा दें तो उनकी जड़ी बूटियाँ जितनी मर्जी लग जाए उनके पास उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, उससे उनके खिलाफ लड़ने की पावर आ जाएगी। ये थे आपके 47 एमसीक्यूज। उसके बाद 3-4 और रह गए। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 3.3 तक। कल हम 3.4, 5, 6, 7 और 8 बाकी के सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज क्लियर करेंगे। खून के इकसाम के लिहाज से इंसानी आबादी को कितने ग्रुपों में तकसीम किया जाता है, 4।
हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन का नाम है जो हमारे सांस का जिम्मेदार होता है, जिससे हमारा सांस पूरे जिस्म के अंदर मूव करता है। फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? ग्लूकोज, याद रखना। और रेस्पिरेशन में फैट्स किस जगह इस्तेमाल होती है? रेस्पिरेशन के अंदर फैट्स कहाँ पे इस्तेमाल होती है? यानी रेस्पिरेशन का काम हो रहा है, फैट्स कहाँ इस्तेमाल हो रही है? इसका जवाब यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो पहला कमेंट पिन कर दिया गया और इसका आंसर बता दिया गया, जाकर देख लें। कल हमने करना है टॉपिक नंबर 3.4, 5, 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर 3 के हाफ MCQs मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं, हाफ कल की वीडियो में होंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 और 5 के भी करवाए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। और आज की वीडियो कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए, कितने नए MCQs जो आपकी नज़र से पहले नहीं गुजरे बुक के अंदर, वो आपको पता चले, सब कुछ बताना है कमेंट के अंदर। खुदा हाफिज़। साइंस के लिए बेस्ट चैनल कौन सा है? गोवर हेल्पिंग हैंड।